नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं देवेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ एजेटीए की क्लास में। चलिए, आज हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करेंगे, जैव तकनीकी और पादप प्रजनन की। आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज हम सबसे पहले जिसके बारे में जानेंगे, वो है आनुवांशिकी। इसके बारे में जानेंगे बेटा, आनुवांशिकी के बारे में जानेंगे, जेनेटिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए, आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक्स है क्या, आनुवांशिकी होती क्या है। पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट की। तो चलिए जानते हैं जेनेटिक्स क्या है। तो ऐसे लक्षण ऐसे लक्षणों का अध्ययन जो माता पिता से उनकी संतानों या संतति में जाते हैं, या संतति में जाते हैं। ऐसे लक्षणों का अध्ययन जो माता पिता से उनकी संतति में जाते हैं क्या कहलाते हैं? आनुवांशिकी के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से समझते हैं आनुवांशिकी क्या है। तो ऐसे लक्षण जो माता पिता से क्या होते हैं, अपनी संतति में आते हैं, है ना, उन्हीं का अध्ययन करना ही आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है। अब माता पिता से बच्चों में कौन से लक्षण आते हैं? जैसे माता पिता की जो लंबाई होती है वो बच्चों में आती है। जो स्किन है, हमारा स्किन का जो कलर है वो बच्चों में जाता है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब इनका अध्ययन करना जेनेटिक्स के अंतर्गत ही आता है, आनुवंशिकी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब देखिए जरा, लक्षणों को उत्पन्न करने और नियंत्रित करने का कार्य नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है बेटा? नियंत्रित करने का कार्य जीन करते हैं। कौन करता है? जीन करते हैं बेटा। तो सबसे पहली नोट करने वाली चीज यही है कि लक्षणों को उत्पन्न करना और उनको नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है बेटा? जीन करते हैं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज यह है आपकी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात हम करेंगे कोशिका। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कोशिका अनुवांशिकी की, जिसको बोलते हैं साइटोजेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स बेटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। साइटोजेनेटिक्स के बारे में जानते हैं। गजरा सिंह गुड इवनिंग बेटा। रोहित भैया गुड इवनिंग। चलिए, आप क्लास में हैं प्लांट ब्रीडिंग की, ठीक है। और इससे पहले मैं कुछ आपको जेनेटिक्स के बारे में बता चुका हूँ, वो देखिएगा।
फिलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं कोशिका अनुवांशिकी मतलब साइटोजेनेटिक्स की। तो साइटोजेनेटिक्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, कोशिका अनुवांशिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, साफ साफ पता चल रहा होगा। पहली चीज तो है कोशिका, है ना, और दूसरी चीज है आनुवांशिकी। कोशिका और आनुवांशिकी। अब देखिए, ऐसा है कि साइटोजेनेटिक्स के अंतर्गत हम मेनली अध्ययन करते हैं क्रोमोसोम्स का। किसका अध्ययन करते हैं? क्रोमोसोम्स का। चलिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके अंतर्गत हम क्रोमोसोम्स का अध्ययन करते हैं। किसका? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जिन्हें हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम दूसरे नाम गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र का अध्ययन करते हैं। चलिए, अब देखते हैं कि वास्तव में क्रोमोसोम्स है क्या। देखते हैं वास्तव में क्रोमोसोम्स है क्या बेटा। तो देखिए, ऐसा है कि जो हमारी कोशिका है, जो हमारी सेल्स होती हैं, है ना, कोशिका के अंदर क्या होता है? कोशिका के अंदर होता है बेटा केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। तो सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर बेटा होती हैं धागे नुमा संरचना। देखी होंगी आपने, धागे नुमा संरचना। तो कोशिका होती है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंतर्गत जो धागे नुमा संरचना होती है बच्चा, वही होते हैं क्या? क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। ठीक है, फिर देखते हैं क्रोमोसोम्स की खोज। क्रोमोसोम्स की खोज किसने की? और बात करते हैं क्रोमोसोम्स का नामकरण किसने किया। और देखते हैं कि क्रोमोसोम्स का नामकरण किसने किया। ठीक है, तो बात करते हैं कि स्ट्रासबर्गर महोदय। कौन? स्ट्रासबर्गर महोदय। स्ट्रासबर्गर महोदय क्रोमोसोम्स की खोज करते हैं। और वाल्डेयर। कौन? वाल्डेयर महोदय क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स का नामकरण करते हैं। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा एक बार देखते हैं क्या है। कोशिका अनुवांशिकी का मतलब यह है बेटा कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कोशिका का ही अंग है, मतलब एक कोशिकांग है। तो उस कोशिकांग का जेनेटिक्स के अंदर अध्ययन करना ही कहलाता है साइटोजेनेटिक्स। ये बात क्लियर हुई होगी। फिर देखते हैं बच्चा, ये है क्या? वास्तव में कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है वही होते हैं बेटा क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की खोज की स्ट्रासबर्गर ने, और क्रोमोसोम्स का नामकरण किया वाल्डियर महोदय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या बेटा कोई बताएगा? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46। कई जगह ये आपको 23 जोड़ी लिखा मिल रहेगा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना। तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 46, है ना। फिर इसके बाद में थोड़ा बात कर लेते हैं मच्छर में, फिर बात करते हैं मक्खी में, फिर बात कर लेंगे मधुमक्खी में, और फिर हम बात कर लेंगे बिल्ली में।
ठीक है। तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 6, मक्खी में कितनी? 12, और मधुमक्खी में कितनी? 32, और बिल्ली में 36। ठीक है। तो ये बेटा गुणसूत्रों की संख्या हो गई आपकी, जो आपको जानना थोड़ा जरूरी है। मनुष्यों का जरूर ध्यान रखिएगा, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल है आपसे थोड़ा, देखिए। एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या होता है बेटा 46। कितनी? 46, है ना। तो एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी बेटा? 46। और हम अगर हम बात करते हैं कि मानव शरीर में 1000 अरब कितनी? मनुष्यों में 1000 अरब कोशिकाएं होती हैं। कितनी? तो आप गुणसूत्रों की संख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन से जो ह्यूमन एवोल्यूशन है बेटा, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की कई से क्या दिए गए हैं? हाइपोथेसिस दिए गए हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के। कई से हाइपोथेसिस दिए गए हैं, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता रहा वैसे वैसे आगे आगे आने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने प्रयोग के आधार पर, अपनी अपनी सामर्थ्य के आधार पर तरह तरह के हाइपोथेसिस दी। ठीक है, उनमें से ज्यादातर का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसको हमने कहा वेपर थ्योरी। क्या कहा? वेपर थ्योरी, है ना। समझ लीजिए वेपर थ्योरी क्या थी। वेपर थ्योरी के अंतर्गत साइंटिस्ट का मानना था कि जो हमारे अंग हैं, ये थोड़ी मतलब अटपटी थ्योरी थी। इनका मानना था कि जितने भी हमारे अंग हैं उनसे वेपर निकलता है, मतलब वाष्प निकलता है, भाप निकलता है। और जब भाप निकलता है उसी से क्या बनते हैं? उसी से जो हमारे अंग है वो भैया बन जाते हैं, और इसी तरीके से जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो चलता रहता है। ठीक है, तो एक ये थी वेपर थ्योरी। दूसरी अगर हम बात करें दूसरी हम बात करें कौन सी थ्योरी आई? दूसरी थ्योरी आई रिप्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ ब्लड। रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ ब्लड। ठीक है, एक थ्योरी आई रिप्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ ब्लड। इसमें क्या बताया गया बच्चा? इसमें यह बताया गया कि एक होता है बेटा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। और दूसरा होता है सीमेन ब्लड। क्या होता है? सीमेन ब्लड। इसमें बताया गया कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है और सीमेन ब्लड होता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों रक्त के सबसे शुद्धतम रूप है। ये रक्त के सबसे शुद्धतम रूप है। रिप्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ ब्लड में बताया गया कि मेंस्ट्रुअल फ्लूइड और सीमेन ब्लड होता है, ये रक्त के सबसे शुद्धतम रूप होते हैं। और इसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, क्या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ये क्या करता है? ये बेटा ये सभी तरह के सब्सटेंस उपलब्ध कराता है।
ये सभी तरह के सब्सटेंस उपलब्ध कराता है। और जो हमारा सीमेन ब्लड है बेटा, क्या सीमेन ब्लड है ना, ये क्या करता है, ये भ्रूण को रूप और आकृति प्रदान करता है। क्या करता है? आकृति प्रदान करता है। और जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया केवल विकास के लिए है। किसके लिए है? विकास या भ्रूण विकास, भ्रूण विकास के लिए। चलिए देखते हैं क्या बताया गया। रिप्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ ब्लड में बताया गया बच्चा, ये बताया गया कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है और सीमेन ब्लड है। अब इसी से क्या होता है, ये रक्त के सबसे शुद्धतम रूप है ना। और इसमें से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो क्या करता है, सभी तरह के सब्सटेंस उपलब्ध कराता है फर्टस के लिए, भ्रूण के लिए। और जो हमारा सीमेन ब्लड है, ये भ्रूण को क्या प्रदान करता है, आकृति प्रदान करता है और रूप प्रदान करता है। और जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की, ये केवल मतलब डेवलपमेंट के लिए है, विकास के लिए भ्रूण के। ठीक है, ये तो मतलब थोड़ी गड़बड़ी प्रोसेस हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो महिलाएं होती है उसमें ओवम होता है, और जो मेल होते हैं उसमें होते हैं स्पर्म, है ना। उनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तब बात आगे बढ़ती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व रचनावाद की। किसकी बात करेंगे? पूर्व रचनावाद। किसकी बात करेंगे? पूर्व रचनावाद की। ठीक है, बात करेंगे पूर्व रचनावाद की। पूर्व रचनावाद को किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसको दिया जे स्वमरडैम ने। किसने दिया? जे स्वमरडैम। पूर्व रचनावाद एक थ्योरी आई जिसको जे स्वमरडैम ने दिया। अब इस थ्योरी को सुनिए, क्या था इस थ्योरी में। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया बच्चा कि जो भी ह्यूमन फॉर्म के मिनिएचर हैं इंडिविजुअल्स के, है ना, वो क्या होते हैं, वो ओवम और स्पर्म दोनों में पहले से ही मौजूद रहते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बहुत छोटे छोटे जो फॉर्म है, बहुत छोटे छोटे रूप, है ना, वो ओवम और किसमें, स्पर्म में पहले से ही मौजूद रहते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, ये दोनों मिलते हैं और सभी अंग आपस में मिल जाते हैं, फिर धीमे धीमे इनका क्या होने लगता है, विकास होने लगता है। मतलब कोई लॉजिकल बात है ही नहीं। चलिए फिलहाल के लिए जो भी था वो था। तो पूर्व रचनावाद की थ्योरी में क्या था, पूर्व रचनावाद की थ्योरी में ऐसे बताया गया कि जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल फॉर्म, मतलब वैयक्तिक रूप किसका, फॉर्म ऑफ ह्यूमन मिनिएचर, इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ ह्यूमन मिनिएचर पहले से ही मौजूद रहता है। पहले से ही मौजूद है, पहले से ही मौजूद रहता है। कहाँ पहले से ही कहाँ मौजूद रहता है बेटा? ओवम और स्पर्म में। ठीक है, तो इस थ्योरी के अंतर्गत ये बताया गया, और फिर ये बताया गया कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये केवल किसके लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। तो पूर्व रचनावाद की ये थ्योरी थी जिसको दिया था जे स्वमरडैम ने। ये सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि जो पूर्व रचनावाद की थ्योरी ये किसने दी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं
अनुजननवाद, किसकी बात करेंगे? अनुजननवाद की, जिसको कहते हैं एपिजेनेसिस। क्या बोलेंगे? एपिजेनेसिस। अनुजननवाद की बात करेंगे हम, मतलब एपिजेनेसिस की बात करेंगे बेटा। अनुजननवाद का प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू के एफ वोल्फ ने। किसने? के एफ वोल्फ महोदय। के एफ वोल्फ महोदय ने किया अनुजननवाद मतलब एपिजेनेसिस का क्या किया? प्रतिपादन किया। इस थ्योरी को के एफ वोल्फ महोदय ने दिया। ठीक है, चलिए अब यहां पे पहला ये ऐसा कॉन्सेप्ट था, ये पहली हाइपोथेसिस थी जो रीजनेबल थी, जो तर्क संगत थी थोड़ी सी। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया बेटा ये कि जो एग सेल है, इन्होंने बताया एग सेल है ना, मतलब वही अंडा, एग सेल और स्पर्म। एग सेल और स्पर्म क्या है? सबसे पहले यहां पे एक रीजनेबल थ्योरी आई और बताया गया कि जो एग सेल और स्पर्म है वो इनडिफरेंशिएट है और भ्रूण निर्माण के बाद भ्रूण निर्माण के बाद पता चलता है कि कौन सी सेल कौन सा अंग बनाएगी। ठीक है, अब मतलब पहली बार कम से कम ये चीज तो मतलब मानी गई कि भ्रूण बनता है पहले, भ्रूण बनने के बाद अंगों का विकास होता है। मतलब ये थोड़ी एक रीजनेबल चीज है जो पहली बार के एफ वोल्फ महोदय ने मानी। और किसके अंतर्गत? अनुजननवाद मतलब एपिजेनेसिस के अंतर्गत मानी गई। नहीं तो अभी तो यही था कि मतलब क्या हुआ, जो हमारे शरीर के अंग है उनसे भाप उड़ी और क्या हुआ, शरीर के अंग बन गए, है ना। या मिनिएचर फॉर्म हमारा पहले से मौजूद है ओवम स्पर्म में और उसी से क्या हो गया भैया, ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे एक पहली ये थ्योरी थी जहां पे मतलब थोड़ी सी रीजनेबल बात की गई और ये भी पता चला, क्या पता चला कि जो वयस्क पौधे हैं, वयस्क पौधे और जंतुओं के वयस्क पौधे और जंतुओं के जो ऊतक हैं, ऊतक मतलब बेटा टिश्यूज, है ना, ऊतक हैं वो उनके भ्रूण के ऊतकों के समान है, भ्रूण के ऊतकों के समान है। इसका मतलब यह है कि जो फोइटस है बच्चा, जो भ्रूण है ना, उसके जो टिश्यूज हैं और बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं या अपना फॉर्म ले लेते हैं उसके बाद जो हमारे टिश्यूज हैं उन दोनों में सिमिलैरिटीज रहती है। तो ये अनुजननवाद में एपिजेनेसिस के अंतर्गत बच्चा बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसका मतलब उपार्जित अर्जित लक्षणों की वंशागति। इसका मतलब क्या है
अर्जित लक्षणों की वंशागति मतलब द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, है ना। इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? इस थ्योरी का प्रतिपादन किया लैमार्क महोदय ने। किसने किया? लैमार्क महोदय ने। कब किया? 1809 में। एक बात याद रखिएगा जरूर, ये सिलेबस से रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब भी लैमार्क का नाम याद रखें तो एक इनके साथ आप नाम याद रखें अल्फ्रेड वेलेस का। किसका नाम याद रखें बेटा? अल्फ्रेड वेलेस महोदय का। इनका नाम क्यों याद रखें? देखिए सबका समय होता है, तो उस समय चल रहा था लैमार्क महोदय का समय चल रहा था, तो मतलब बहुत से साइंटिस्ट का मानना था कि ये जो थ्योरी है द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये एकदम ठीक ठीक और सेम सेम है किसकी? अल्फ्रेड वेलेस की थ्योरी से। मतलब अल्फ्रेड वेलेस ने भी ठीक वैसी ही थ्योरी थी जैसी थ्योरी दी लैमार्क महोदय ने। और कहीं कहीं तो मतलब ज्यादातर जगहों पर ऐसा माना जाता है कि अल्फ्रेड वेलेस महोदय ने अपनी थ्योरी को जांच करने के लिए लैमार्क महोदय के पास भेजा, और लैमार्क महोदय ने क्या किया, बाद में उस थ्योरी को अपने नाम से ही क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो जो भी रहा हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन लैमार्क महोदय की थ्योरी सेम वैसी है जैसे अल्फ्रेड वेलेस महोदय की थ्योरी है। ये थोड़ा ध्यान देने और याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब चलिए चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट, बायोलॉजी शब्द, बायोलॉजी शब्द लैमार्क और ट्रेवेरेनस महोदय ने दिया। थोड़ा सा मतलब लैमार्क जी के बारे में डिटेल कर लेते हैं। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क और ट्रेवेरेनस महोदय ने दिया। ठीक है, इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है बेटा, इस बुक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक। क्या नाम है? फिलॉसफी जूलॉजिक इनकी पुस्तक का नाम है, और ये बेटा 1809 में प्रकाशित हुई। फिर देखिए, फिर देखिए, फिर हम बात करते हैं, दो शब्द और आए इनके जिनका नाम था इनवर्टेब्रेट्स और एनालिडा। शब्द लैमार्क महोदय ने दी है। लैमार्क महोदय ने दी है। ठीक है, चलिए अब इनकी थ्योरी के बारे में जानते हैं कि इनकी थ्योरी वास्तव में थी क्या। तो इन्होंने बताया कि बेटा एक होता है इंटरनल वाइटल फोर्स। क्या होता है? इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, और एक्वायर्ड कैरेक्टर बेटा होते हैं। अब सुनिए, इंटरनल वाइटल फोर्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। यहाँ पे हम
उदाहरण ले लेंगे जो बहुत ही फेमस उदाहरण जिसका नाम है जिराफ वाला उदाहरण। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो जीव हैं उनके अंतर्गत उनके अंदर एक होती है आंतरिक इच्छा। क्या होती है? आंतरिक इच्छा। तो जब जिराफ का उदाहरण लिया गया बेटा, तो जिराफ के उदाहरण में ऐसा बताया गया, जिराफ के उदाहरण में ये बताया गया कि जो जिराफ थे वो पहले नीचे जो घास थी उसको खाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर आई इंटरनल वाइटल फोर्स, मतलब आंतरिक इच्छा उत्पन्न हुई और वो धीमे-धीमे क्या करने लगे, अपने सर को उठा के पेड़ों की पत्तियों को खाना शुरू कर दिया, तो उनमें धीमे-धीमे चेंज आना शुरू हो गया, है ना? धीमे-धीमे चेंज आना जैसे ही शुरू हुआ उनके अंतर्गत, तो उनकी जो गर्दन थी वो धीमे-धीमे लंबी हुई, तो इस गर्दन के लंबे होने का मुख्य कारण क्या था? उनकी आंतरिक इच्छा थी। अब क्या हुआ? उनकी आंतरिक इच्छा के कारण जो उनकी गर्दन थी वो लंबी होने लगी, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अब उनकी जो गर्दन थोड़ी लंबी हो गई थी, उसको उन्होंने वातावरण से अर्जित किया, मतलब खुद अर्जित किया, खुद सीखा। इसके बाद उनकी जो आने वाली संतति थी, उन्होंने इन्हीं गुणों को प्राप्त किया और धीमे-धीमे जिराफ की गर्दन जो लंबी होती चली गई। सीधी-सीधी हम बात कहें, इनका मतलब था द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा जिम करें और हम अपनी मांसपेशियों को अच्छी तरीके से डेवलप कर लें, उसके बाद जो हमारा बच्चा जन्म लेगा, जो हमारी संतति जन्म लेगी, वो ठीक उसी प्रकार सुसंगठित मांसपेशियों वाली होगी जैसे कि हम हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोच नजर आता है इस थ्योरी में कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो स्ट्रांग फिजिक मेरे पास है वही मतलब मेरे बच्चों के पास हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा लूप होल दिखाई पड़ता है। तो फिलहाल के लिए द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंतर्गत उन्होंने यही बताया, क्या बताया कि जिन चीजों को हमने वातावरण से अर्जित किया है, जैसे जो एक जिम बॉय है वो अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बनाए, तो उन्होंने बताया कि उनकी जो संतति होगी, है ना, वो भी ठीक उन्हीं लक्षणों को प्राप्त कर लेगी जो हमने वातावरण से प्राप्त किए हैं। ठीक है, चलिए, ये चीज समझ में आई होगी आपके। फिर बढ़ते हैं, किसकी तरफ? फिर बढ़ते हैं जनन द्रव्यवाद। किसकी ओर बढ़ते हैं? जनन द्रव्यवाद, मतलब जर्म प्लाज्म थ्योरी। इसके बारे में जानेंगे, जर्म प्लाज्म थ्योरी। जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया किसने? जर्म प्लाज्म थ्योरी को दिया बेटा बीजमैन ने। किसने दिया? बीजमैन ने दिया। अब बीजमैन आते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि पता नहीं लेमार्क भैया मतलब ऐसे ही बताते चल रहे हैं या कुछ दम वम है इनकी थ्योरी में। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पकड़ा चूहा, क्या किया, एक चूहा लिया, एक चूहे की एक चूहे की पूछ 22 पीढ़ी तक काटते चले गए। एक चूहे की पूछ बेटा, एक चूहे की पूछ 22 पीढ़ी तक काटी, 22 पीढ़ी तक काटी, लेकिन कोई भी चूहा, लेकिन कोई भी चूहा पूछ विहीन नहीं निकला, पूछ विहीन जन्म नहीं लेता है। चलिए समझने की कोशिश करिए। लेमार्क महोदय आए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि वातावरण से हम जो लक्षण प्राप्त करते हैं हमारी आगे आने वाली संतति में वही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद बीजमैन आए, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो उन्होंने क्या किया, चूहे की जो पूछ है लगातार 22 पीढ़ी तक काटी, ये पता करने के लिए कि अब तो जो चूहा है, ठीक है, उसकी तो पूछ कट गई है, अब नए उनकी जो संतति है वो पूछ विहीन होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 22 पीढ़ी तक लगातार चूहों का जन्म होता रहा जिनमें पूछ रही। तो इस तरीके से जो इन्होंने थ्योरी दी थी लेमार्क महोदय ने, है ना, उस पे थोड़ा सा असर पड़ा बच्चा, ठीक ना। तो जनन द्रव्यवाद बीजमैन के द्वारा दिया गया, है ना। द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर
मतलब अर्जित लक्षणों की वंशागति को जांच करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया और पाया कि मतलब ये उतनी ज्यादा असरदार थ्योरी नहीं है जितनी ज्यादा बताई जा रही है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने प्रयोगों के आधार पर अपने प्रयोगों के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो भागों में बांटा, इन्होंने ऊतकों को दो भागों में बांटा बेटा, इन्होंने ऊतकों को दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कौन कौन से, देखो पहला तो है, पहला है जनन द्रव्य, पहला जनन द्रव्य और दूसरा कायक द्रव्य, जनन द्रव्य और कायक द्रव्य। ये थोड़ा मतलब इनको ध्यान रखिएगा कि जनन द्रव्य शब्द किसने दिए, कायक द्रव्य शब्द किसने दिए, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो जनन द्रव्य और कायक द्रव्य इन्होंने शब्द दिए, इन्होंने बताया जनन द्रव्य के अंतर्गत ऐसे ऊतकों को शामिल किया जिनसे युग्मक बनते हैं बेटा, क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं और ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कायक द्रव्य के अंतर्गत क्या बनाया, कायक द्रव्य के अंतर्गत ऐसे ऊतकों को शामिल किया, ऐसे ऊतकों को शामिल किया, ऐसे ऊतकों को शामिल किया जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और जीव की मृत्यु के साथ साथ, जीव की मृत्यु के साथ साथ यह भी समाप्त हो जाते हैं। और जीव की मृत्यु के साथ साथ क्या होता है, ये भी समाप्त हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जर्म प्लाज्म थ्योरी जो है वो बीजमैन ने दी, है ना। इन्होंने दो तरह के शब्दों को बताया, जनन द्रव्य और कायक द्रव्य। जनन द्रव्य के अंतर्गत इन्होंने ऐसे ऊतकों को शामिल किया बेटा, ऐसे टिश्यूज को शामिल किया जो युग्मक बनाने के काम आते हैं। अब जब युग्मक बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, आप जानते होंगे कि इनसे बने हुए जो लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार संतति में चलते रहेंगे। और जबकि कायक द्रव्य के अंतर्गत ऐसे ऊतकों को शामिल किया गया जो क्या है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, और लेकिन ये मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम डार्विनवाद की, उसके बाद बात करेंगे हम मेंडल की। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव क्लास है वो आपके लिए चलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।